नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने ईस्टर्न बॉडी वेस्टर्न माइंड अनुडिया जोड़ी द्वारा पुस्तक लिखित के पिछले अध्याय की अगली कड़ी लेकर उपस्थित हुए। आइए दोस्तों, इसे हम ध्यान से सुनते हैं। छाया वह प्रकाश की आकृतियों की कल्पना करके प्रबुद्ध नहीं होता, बल्कि अंधकार की अचेतन बनाकर प्रबुद्ध होता है। क्योंकि दूसरा चक्र चेतना का पहला बड़ा परिवर्तन उत्पन्न करता है, इसलिए पहला विपरीतों का अनुभव और वस्तुतः संख्या दो का प्रतिनिधित्व करता है। यह द्वैत और ध्रुवता से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार दूसरे चक्र के व्यस्क विकास के कार्यों में से एक हमारे व्यक्तित्व के पहले से ध्रुवीकृत का एक तरफा पहलुओं की एक अविभाज्य पूरे रूप में बदलना है। यह हमारी रसायन विज्ञान की खाते में एक आवश्यक कदम है। छाया को पुनः प्राप्त करना और मर्दाना और स्त्री मन और शरीर, आंतरिक और बाहरी अनुभव जैसे ध्रुवों का एकीकरण, जैसा कि जंग की व्यक्तिगत प्रक्रिया के साथ होता है, हमें अक्सर संपूर्ण बनने के लिए निचले चक्रों के खोए हुए अवशेषों को लेने के लिए अचेतन में नीचे की ओर जाना पड़ता है। दूसरे चक्र में हमारा काम छाया को पुनः प्राप्त करना है। छाया दमित सहज ऊर्जाओं का प्रतिनिधित्व करती है जो अचेतन के दायरे में बंद है। वे मरते नहीं हैं या काम करना बंद नहीं करते हैं, लेकिन वे अब सचेत जागरूकता का हिस्सा नहीं है। अब हमारी सचेत गतिविधि के माध्यम से नीचे सीधे व्यक्त नहीं होते हैं। वे नतीजन के अनजाने में कभी कभी बहुत बल के साथ अभिमन्य अभिनय करते हैं। हम लोग सोच सकते हैं कि हम कभी गुस्सा नहीं करते हैं, लेकिन एक निष्क्रिय जिद्दीपन का अभिनय करते हैं जो दूसरों को क्रोधित करता है। हम अपनी खुद की जरूरत को नकार सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप से खुद का ध्यान के केंद्र में लाने के लिए हेर फेर करते हैं। छाया को जंजीरों में बांध कर रखने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह उसकी संपूर्ण कृपा और शक्ति को छीन लेता है। इसके अलावा यह काम नहीं करता। छाया हमारे सपनों में हमारा पीछा करती है। यह हमारे काम और रिश्तों को नुकसान पहुंचाती है। यह बाध्यकारी गतिविधियों को ऊर्जा प्रदान करती है। जब छाया को दबा दिया जाता है तो हमें अपनी संपूर्णता और अपनी जमीन से कट जाते हैं। क्योंकि सहज ऊर्जाएं बच्चे के मानस का एक बड़ा हिस्सा होती है, इसलिए हम आंतरिक बच्चे की मासूमियत और सहजता से भी दूर हो जाते हैं। जब छाया को पहचाना नहीं जाता तो वह दूसरों पर प्रक्षेपित होती है, एक छिपी हुई आकृति की तरह जिस पर हम अपनी फूली हुई रोशनी डालते हैं। छाया हमारे साथ आसपास के लोगों के व्यवहार में बेशर्मी से परेड करती हुई दिखाई देती है, जबकि हम धार्मिक रूप से सदाचारी बने रहते हैं। मारिया जिससे अपनी कामुकता को दबा रखा था, उसने देखा कि हर आदमी अपनी यौन संबंध बनाने के लिए उससे कोशिश कर रहा है। सैंडी की पलक माँ, जो अपने चर्च समुदाय में एक दयालु नेता थी, घर पर उसे दंडित और नियंत्रित कर रही थी, लगातार सैंडी पर अनैतिक गतिविधि का आरोप लगा रही थी। जब हम ध्रुवीकृत हो जाते हैं तो हम एक चुंबक की तरह होते हैं जो विपरीत ध्रुव को अपनी ओर खींचता है। हम हमेशा उन लोगों को आकर्षित करते हैं जो हमारी अस्वीकृति छाया को प्रतीक है, जैसे साथी, बॉस, सहकर्मी, पड़ोसी या बच्चे, जो हमारे जीवन के उन रिश्तों से घुसपैठ करते हैं जिनसे हम आसानी से बच नहीं सकते। अगर हमने अपनी व्यक्तिगत शक्ति की को अस्वीकार कर दिया है तो हमारा बॉस एक अत्याचारी होगा। अगर हम हमेशा देने वाले स्वनिर्भर हैं तो हम किसी बड़े और संयमी व्यक्ति से शादी करेंगे। अगर हम शांत और विचारशील हैं तो हमारा पड़ोसी या रूममेट शोरगुल करने वाला और असावधान होगा। छाया गुणों को दूसरों पर प्रक्षेपित किए जाने पर तीव्र आलोचना और निर्णय का सामना करना पड़ता है।
इस निर्णय की उपस्थिति छाया को अस्वीकृत स्व के रूप में दर्शाती है। यदि कामुकता एक अस्वीकृत स्व है तो दूसरों में प्रकट कामुकता अत्यधिक आवेशित नकारात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न करेगी। जैसा कि हम कुछ धार्मिक संप्रदाय में दूसरों के यौन यौन व्यवहार पर केंद्रित देखते हैं। यदि क्रोध एक अस्वीकृत स्व है तो हम दूसरों में इससे डरेंगे और इसकी आलोचना करेंगे। यदि हम अपनी भावनाओं को दबाते हैं तो हम उन लोगों के प्रति कम सहनशील होंगे और जो जरूरतमंद हैं, रो रहे हैं या दृढ़ता से अभिव्यक्त कर रहे हैं। हमारी छाया ऊर्जाओं को व्यक्त करने वाले किसी व्यक्ति के आसपास रहना हमें बहुत असहज बनाता है। हमारा निर्णय हमारे स्रोत को नकारने का एक प्रयास है। असुविधा दमन हमेशा अचेतन की पूरक प्रतिक्रिया को जन्म देगा, जो पिछले दरवाजे से हम पर वही चीज थोपेगा जिसे हम दबाने की कोशिश कर रहे हैं। एडवर्ड विदमोट मनोवैज्ञानिक हेल स्टोन का सुझाव है कि यह निर्णय अस्वीकृत स्वयं और दूसरे के व्यवहार के बीच प्रतिध्वनि से उत्पन्न होता है। भावनात्मक रूप से असंतुलित तर्कसंगत प्रकार के व्यक्ति के लिए किसी ऐसे व्यक्ति के आसपास रहना कठिन है जो भावनात्मक है, क्योंकि वह उसकी अस्वीकृत भावनाओं को जगाता है। क्योंकि उसके व्यक्तित्व के इस पहलू को अभिव्यक्ति की अनुमति नहीं है, इसलिए उत्तेजना की हर कीमत पर हराया जाना चाहिए। यदि इसे हराया नहीं जाता है तो उसका अस्वीकृत स्व उस बिंदु तक जाएगा जहां वह इसे और अधिक नियंत्रित नहीं कर सकता है। एक बिंदु जो व्यक्ति के लिए खतरनाक लगता है। अहंकार की स्वयं की अवधारणा निर्णय के माध्यम से हम उन उत्तेजनाओं को हटाने का प्रयास करते हैं जो हमारी छाया को जगा सकती है। छाया को पुनः प्राप्त करने से निर्णय के माध्यम से हम उन उत्तेजनाओं को हटाने का प्रयास करते हैं जो हमारी छाया को जगा सकती है। छाया को पुनः प्राप्त करने से निर्णय समाप्त हो जाता है और स्वयं तथा दूसरों को अधिक स्वीकृति आराम करने में असमर्थ। मुझे हर समय कुछ ना कुछ पूरा करने के लिए खुद को प्रेरित करना पड़ता था। मैं उन लोगों की आलोचना करती थी जो मेरी तरह कड़ी मेहनत नहीं कर रहे थे और अपने पति के रविवार के अखबार पढ़ने बैठने और बस आराम करने के लिए कितना समय चाहिए। दूसरों के आलस्य के बारे में मेरे निर्णय ने मुझे मेरे स्वीकृति स्व का संकेत दिया। खुद को कभी कभी आलसी होने और आराम करने और जीवन का आनंद लेने की अनुमति देने से दूसरों के बारे में मेरा निर्णय समाप्त हो गया और मेरे स्वास्थ्य में काफी सुधार हुआ। अस्वस्थ अपराध बोध आत्मा का एक स्व प्रतिरक्षी रोग है जो हमें मानस के स्व में अपने स्वयं के मूल्य को अस्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है। जॉन बोरिस विल्सन को छाया को पुनः प्राप्त करने का अर्थ यह नहीं कि हम चोर, डिफर, बलात्कारी या क्रोधी बन जाएं। ऐसे पहलू तब उभरने की अधिक संभावना रखते हैं जब छाया को दबाया जाता है और इसकी ऊर्जा चेतना पर कब्जा करने के बिंदु तक बढ़ जाती है। दमन जितना अधिक होगा, हमारी छाया को सुनने के लिए उतना ही जोर से चिल्लाना होगा और उसकी राक्षसी बनने की संभावना उतनी अधिक होगी। आप इस दोपहर के भोजन के लिए काम पर कुछ फल और सैंडविच खाने के संदर्भ में सोच सकते हैं। खुद को जल्दी खाने से बचाने के लिए आप दोपहर के भोजन को अपने डेस्क के दराज में रख देते हैं और उसके बारे में भूल जाते हैं। आप उसे छाया क्षेत्र में भेज देते हैं जहां वह नजरों से ओझल हो जाता है, दिमाग से बाहर हो जाता है। आप इतने व्यस्त हो जाते हैं कि आप उसके बारे में भूल जाते हैं, जब तक कि वह 2 हफ्ते बाद जब आपके दराज से एक अजीब सी बदबू आने लगती है और आपको यह सड़ता हुआ कचरा मिलता है, पर उस तरह से शुद्ध नहीं हुआ था, लेकिन छाया में खो जाने के कारण यह एक बहुत ही अप्रिय चीज में बदल गया। हमारे व्यक्तित्व के तत्व भी यही कर सकते हैं। अभिव्यक्ति के बिना वे विकसित नहीं हो पाते हैं।
हमारे बचकाने स्वभाव परिष्कृत संचार में नहीं बदल पाते हैं। हमारी जरूरतें प्यार और अंतरंगता से पूरी नहीं होती है। हमारी यौन इच्छाएं कल्पनाएं बन जाती हैं। हमारी छाया तत्व अस्वीकृत बच्चों की तरह ध्यान आकर्षित करने के लिए अधिक से अधिक चरम व्यवहार का सहारा लेते हैं। छाया को पुनः प्राप्त करने का अर्थ कि हम अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं की सहज ऊर्जा को पुनः प्राप्त करते हैं ताकि उन्हें उचित तरीके से निर्देशित किया जा सके। इसका मतलब यह नहीं कि हम चेतना को छाया के हवाले हवाले करके कर दें, बल्कि हम छाया को चेतना में ले जाएं। दोस्तों, यह अध्याय यहीं तक। कल फिर इसके आगे हम ध्यान से इसे सुनेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।